शियाओ यान और यून यून के साथ खाना खाने के बाद तुम वहीं नहीं रुकते, कुछ खाना पैक करते हो और उस झोपड़ी की ओर चल पड़ते हो जहां तुम रहते हो। तुमने घर के अंदर आवाज दी और चिंगई को खाने के लिए बाहर बुलाया। जल्द ही चिंगयान जिंग उसी कमरे से बाहर आई। वह अब भी घूंघट पहने हुए थी। दर्शकों ने चिंग चिंग यांकी के कदमों का पीछा किया। स्वभाव सुरुचिपूर्ण और पवित्र था। वह इस साधारण छोटी सराय से कमतर नहीं थी। वह मेज के किनारे बैठी। हर व्यंजन कई टुकड़े शक्कर के बराबर मूल्य का था। फिर उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। ऐसा नहीं कि लाओ झाओ का खाना खराब है, बस उसकी साधना और स्तर बहुत ऊंचा है। वह लंबे समय से स्वाद का पीछा नहीं कर पाई। तुमने देखा कि उसने सिर्फ दो हल्के व्यंजनों के कुछ ही कौर खाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसने दिल में यह याद रखा। फिर तुमने उससे पूछा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी वापस आई है। चिंगयान जिंग ने हल्की सी आह भरी। उसका दृढ़ चेहरा थोड़ा उदास लगा। दोनों दुनियाओं की शक्ति के अनुसार डोकी कॉन्टिनेंट का डोडी शायद डाकियान वर्ल्ड की सर्वोच्च शक्ति के बराबर है। मूल कहानी में शियाओ यान के डोकी कॉन्टिनेंट के शिखर तक पहुंचने के बाद उसने लंबे समय तक संचय जारी रखा, जब तक कि डाकियान वर्ल्ड में प्रवेश करने का सच में कोई रास्ता नहीं बचा। डोकी के पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति में बदलने के बाद वह सर्वोच्च शक्ति के 8वें या 9वें स्तर पर होना चाहिए। वह भी सर्वोच्च शक्ति के 8वें स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया है। आखिरकार जब शियाओ यान पहली बार लुओ गॉड से मिला, धरती के सर्वोच्च देवता के रूप में, लुओ तियान गॉड ने अब भी उसे अपने कनिष्ठ की तरह माना। यह साबित करने के लिए काफी है कि डोडी धरती के सर्वोच्च देवता के बराबर नहीं है। इस तरह चिंग यानजिंग के शरीर की ताकत सेन पोजिंग के लगभग बराबर है। यह डोकी कॉन्टिनेंट के डो लिंग के करीब है, पर स्तर सिर्फ एक संदर्भ है। उसका पिछला युद्ध अनुभव, शरीर का प्रतिरोध और दृष्टि अब भी मौजूद है। वह असल में कितनी ताकत दिखा सकता है, यह सिर्फ असली लड़ाई के बाद ही तय हो सकता है। कम से कम वुतान शहर में कोई भी सिर्फ शारीरिक ताकत से उसे धमकी नहीं दे सकता। तुमने चिंग यानजिंग को यह विश्लेषण बताया। उसे पता चला कि वुतान शहर अस्थायी रूप से सुरक्षित है। वह थोड़ा डरी हुई थी। उसे लगा कि वह यहाँ कुछ समय रुक सकती है, पर तुम्हारे पास बकवास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम यहाँ लंबे समय तक रुक सकती हो। समस्या यह है कि हमारे पास पैसे नहीं है। लोगों की मुसीबत दूर करने से मिले सोने के सिक्के ज्यादा से ज्यादा आधे महीने तक चल सकती है। उसके बाद तुम कमरे का किराया भी नहीं दे पाओगे। चिंग यानजिंग थोड़ी ईर्ष्यालु है। छोटे फुतू टावर में सच में बहुत सारे कीमती संसाधन हैं, पर वे चीजें दाकियान की दुनिया से आती हैं। हो सकता है वह डोकी कॉन्टिनेंट के माहौल में ढल ना पाए। अगर तुम उन्हें जल्दबाजी में बाहर निकालो, तो न सिर्फ नुकसान हो सकता है, बल्कि महाद्वीप के शक्तिशाली लोगों को भी आकर्षित कर सकता है। तुम्हें जल्द ही फैंग शहर में बनाया गया चेहरा याद आएगा। क्योंकि तुम दाकियान की दुनिया के खजाने सीधे बेच नहीं सकते। तुम धैर्य से समझाते हो। उसे पूरी साधना विधि लिखने दो। फिर उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फूफू स्क्रॉल पर उसे घिसने दो। अंत में थोड़ी सी आत्मशक्ति या खास निशान जोड़ो। स्क्रॉल की सांस और विश्वसनीयता बढ़ाओ। इस तरह जब तुम इसे नीलामी में ले जाओगे, तो तुम्हें लेखक नहीं समझा जाएगा। चिंग यानजिंग ने यह सुना। क्या यह झूठ है? तुम्हारा चेहरा सख्त हो गया। फिर सिर हिलाया। डोकी सच है। सामग्री में कोई समस्या नहीं है। बस बाहर से होजिनजिया का उत्पाद है। थोड़ी और आकर्षक पैकेजिंग जोड़ना। ज्यादा से ज्यादा यह रूप रंग सुधारना है। इसे झूठ कैसे कहा जा सकता है? अगर तुम मोजीवेगन का एक टुकड़ा उठाओ। झांग को ने कहा कि यह सुआनजी उच्च स्तरीय डोकी है। अगर दूसरे तुम्हें बाहर न निकालें, तो यह विनम्रता है। चिंग यानजिंग ने थोड़ी देर सोचा। उसे लगा इसमें कुछ सच्चाई है। आखिरकार तुम्हें तैयारी करने देने के लिए सिर हिलाया। तुमने तुरंत खाली स्क्रॉल निकाला जो पहले कभी दर्ज किया गया था। उसे पत्थर की मेज पर फैलाओ। चिंगई, मैं पढ़ूंगी, तुम लिखो। चिंग यानजिंग ने चिंगकोंग जेड कागज उठाया। जो आध्यात्मिक शक्ति जल्द वापस आनी चाहिए, उसे इकट्ठा करो। हल्के से स्क्रॉल की ओर इशारा किया। तुमने सुआन यानजांग की साधना विधि पढ़नी शुरू की। सुआन यानजांग, सुआनजी उच्च स्तरीय डोकी, अग्निगुण डोकी की साधना के लिए उपयुक्त। डोकी दान तियान से शुरू होती है, विशेष मेरिडियन का पालन करते हुए आखिर में हथेली के केंद्र में इकट्ठा होकर सुआनयान की शक्ति बनाती है। यह जियांग सम्राट के इतिहास का इकलौता सुआनजी डोकी है। यह जियांग सम्राट का सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला दांव भी था जब वह युवा था, इसलिए इसे पूरी तरह से संरक्षित रखा गया। तुम्हारे भाषण के साथ स्क्रॉल की सतह पर आध्यात्मिक शक्ति के अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी, हल्की चमक के साथ चमकती हुई। सारी साधना सामग्री लिखे जाने के बाद चिंग यानजिंग ने छोटा फुतू टावर निकाला। स्क्रॉल के अंत में एक निशान छोड़ा। जिस पर निशान गिरा, पूरे स्क्रॉल का स्वभाव तुरंत बदल गया। वूपू कागज के चेहरे पर सुनहरी चमक उठी। अगर आध्यात्मिक शक्ति के अक्षर गिरे हैं, तो छोटे फूतू टावर का निशान और भी फैलेगा। डोकी कॉन्टिनेंट के रहस्यमय माहौल से परे तुमने स्क्रॉल उठाया। शुरू से अंत तक ध्यान से जांचा। सामग्री सच्ची है, माहौल रहस्यमय है, रूप प्राचीन है। यहाँ तक कि टावर के निशान में भी कोई खामी नहीं मिलती। तुम इसे जैसे भी देखो, यह किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र से छोड़ी गई कीमती विरासत जैसा लगता है। तुम्हारी आंखों में संतुष्टि अब दबाई नहीं जा सकती थी। तुम्हारे मुंह का कोना जितना ऊंचा, उतना ही ऊंचा उठता गया। चिंग यानजिंग ने अभी अभी स्क्रॉल बनाने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाई थी।
उसकी आंखों में हल्की थकान थी। तुमने उसे पहले कमरे में आराम करने दिया। स्थिति ठीक होने के बाद दोनों छोटे आंगन से निकले। मिथिले नीलामी घर वुतान शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर स्थित है। यह जामादिबो के 3 प्रमुख परिवारों में से एक मिथिले परिवार का होना चाहिए। वुतान शहर में भी चिंग यानजिंग का शरीर स्पष्ट रूप से फीका लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, पर उसने छिपाया नहीं। सुनहरे हॉल में प्रवेश करने के बाद तुमने चारों ओर देखा और एक राहगीर को रोका। जब उसे अचानक बुलाया गया, वह अब भी थोड़ी उलझी हुई थी। जब उसने ऊपर चेहरा देखा, उसका चेहरा तेजी से बदल गया। एक औपचारिक तरीके में यह स्पष्ट था कि असर बहुत नरम था। तुम मुड़े नहीं। तुमने सीधे कहा कि तुम याफई से मिलना चाहते हो। एक व्यापार है जो उससे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की जरूरत है। नौकरानी की आंखों में दयालुता अचानक इच्छा में बदल गई। इस महीने याफई के पास व्यापार के नाम पर पहुंचने वाले बहुत सारे लोग हैं। मिलने के बाद वे अक्सर अच्छा उत्पाद नहीं ला पाते। आखिरकार उन्हें नीलामी घर के गार्ड्स द्वारा अराजकता में फेंक दिया जाता है। हालांकि याफई चीफान जितनी अच्छी नहीं है, वह चिंतित है कि वह असली महत्वपूर्ण सौदा चूक जाएगी, इसलिए वह हर बार जवाब देगी। नौकरानी मूल रूप से यह बहाना बनाकर कि याफई व्यस्त है, तुम्हें छोड़ना और खुद तुम्हारा स्वागत करना चाहती थी। पर तुम्हारे पीछे खड़ी चिंग यानजिंग को देखकर उसने यह विचार जल्दी मिटा दिया। भले ही घूंघट के नीचे उसका चेहरा न दिखे, सुंदरता और स्वभाव छिप नहीं सकते थे। ऐसी सुंदर महिला का पीछा करने वाली नौकरानी को याफई से मिलने के लिए ऐसा आसानी से टूटने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आखिरकार नौकरानी तुम्हें रिसेप्शन रूम में ले गई और दोनों को इंतजार करने दिया। कुछ मिनट बाद तुम्हारी तेज सुनने की शक्ति ने एक तीखी ऊंची आवाज पकड़ी। आवाज दूर से आते आते आखिर में दरवाजे के बाहर रुकी। दरवाजा खुला। जब याफी दूसरे नागरिक के साथ रिसेप्शन रूम में आई, तुमने मुड़कर देखा कि उसने नाजुक हल्का मेकअप, भौहों पर लाल फूल का पैटर्न और स्वाभाविक आकर्षण के साथ लोमड़ी जैसी आंखें पहनी थी। एक काला हरा सफेद च्योंगसाम ने परिपक्व वक्र दिखाया। सुनहरे पेड़ की कमर ने कमरबंद को कसा और खुली लिपटी स्कर्ट में पक्षी के सिर की कढ़ाई थी। हाथ पैर सभी नीलामी घर का खास आत्मविश्वास और स्टाइल लिए हुए थे। याफई भी तुम्हें देख रही थी। तुम और चिंग यानजिंग, चाहे रूप हो या स्वभाव, वुतान शहर जैसी छोटी जगह की पैदाइश नहीं लगते। उसे दिल में हैरानी हुई, पर चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं हुआ। वह सिर्फ सही मुस्कान के साथ तुम्हारे सामने बैठ गई। नौकरानियां तीनों को देख रही थी। याफई ने पहले अपना नाम बताया, फिर तुम्हारी पहचान और तुम क्या बात करना चाहते हो यह पूछा। तुमने एक कप चाय उठाई और घूंट लिया। तुम एक मूर्ति की तरह दिखे। मेंगचेन, मैं तुम्हारे नीलामी घर में डोजी की एक फोटो लेना चाहता हूँ। जब उसने डोजी शब्द सुना, याफई की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत स्तर के बारे में पूछा। चिंग यानजिंग ने जवाब नहीं दिया। उसने बस याफई की हथेली में चमक देखने दी और स्क्रॉल याफई के सामने रख दिया। तुमने हल्के से हाथ उठाया और उसने खुद देखा। याफई ने स्क्रॉल खोला। जब सुआनजी गाओजी के 4 शब्द उसकी नजर में आए, उसकी सुंदरता आखिरकार स्पष्ट रूप से उभर आई। यहाँ तक कि जो मुस्कान लंबे समय से बनी हुई थी, वह भी एक पल के लिए रुक गई। इस तरह का डोजी, वुतान शहर की तो बात ही छोड़ो, अगर जियामाशिंग शहर में भी रखा जाए, तो कुछ परिवारों द्वारा पूरे राष्ट्र का खजाना माना जाने के लिए काफी है। वह जल्द ही अपनी पेशेवर स्थिति में वापस आ गई, बताते हुए कि डोजी का मूल्य बहुत ज्यादा है और इसे मूल्यांकनकर्ता द्वारा सत्यापित करने की जरूरत है। इसमें कुछ समय लग सकता है। बाद में एक नीलामी होगी। अगर पुष्टि हो जाती है, तो निर्देशक श्वन आज की नीलामी में सीधे शामिल हो सकते हैं। तुमने सिर हिलाकर सहमति दी। याफई स्क्रॉल ले गई, पर सड़क फिर शांत हो गई। आधे घंटे से ज्यादा बाद वह फिर से अंदर आई और उसके चेहरे की खुशी छिप नहीं पा रही थी। मूल्यांकनकर्ता ने पुष्टि की कि स्क्रॉल में जो दर्ज था, वह वाकई पूरा सुआनजी गाओजी डोजी था और साधना के तर्क में कोई समस्या नहीं थी। सुनने के बाद वह खड़ा हुआ, खुद अपनी आंखों से सराय वापस जाने के लिए तैयार। याफई ने अनुमानित कीमत की परवाह किए बिना, नीलामी की परवाह किए बिना, नीलामी में हिस्सा लेने की तैयारी भी नहीं करते हुए, ऐसा कीमती डोजी उसके हाथों में है, पर तुम्हारा रवैया ऐसा है मानो यह अभी बिकी हुई एक साधारण चीज हो। उसने तुम्हें लगातार बुलाया, दोनों को रुककर देखने का न्योता दिया। नीलामी जल्द शुरू होगी और तुम अपनी आंखों से बोली की कीमत देख सकते हो और ज्यादा निश्चिंत हो सकते हो। तुमने पीछे मुड़कर नई नजरों से देखा, आंखों में सवाल लिए। नई नजरों ने हल्के से सिर हिलाया। अगर तुम रुको तो कोई बात नहीं, तुम बस सहमत हो गए। याफई ने तुरंत लोगों को नीलामी की जगह तैयार करने के लिए कहा। नीलामी हॉल लोगों से खचाखच भरा था। हाल की झुझी लेने की परफॉर्मेंस ने आज की नीलामी को पिछले 6 महीनों की किसी भी नीलामी से ज्यादा अफरा तफरी भरी बना दिया। हॉल भीड़ से भरा था और शोर तेज था। शियाओ यान, जो अभी अभी अंदर आया था, गुस्से में आ गया। उसने कान ढके और शिकायत की, मानो उसके चारों ओर अनगिनत मक्खियां भिन भिना रही हों। जुनेर बगल में मुस्कुराई और उसे याद दिलाया, आज इतने सारे लोग सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ी है। सारे परिवारों को लगा कि यह झुझी लेने का श्रेय है और वे अपने वंशजों की साधना के लिए कुछ खरीदना चाहते थे। सियाओ यान ने तुरंत अपनी छाती फुलाई और अपनी तारीफ करने लगा। उसने माना कि झुझी लेने ने थोड़ी मदद की, पर जिस चीज ने उसे सच में आगे बढ़ाया वह प्रतिभा और मेहनत थी। अगर किसी और का बच्चा उसके जितना अच्छा होता,
तो उसे दवा की क्या जरूरत होती। बात करते हुए उसने जानबूझकर सियाओ निंग की ओर इशारा किया जो पास ही था। सियाओ निंग का चेहरा सच में गुस्से से भर गया। उसने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा कि अगर उसे भी झुजी लेने की मदद मिलती तो वो भी लड़ाका बन जाता। यह शियाओ यान की बारी नहीं थी घमंड करने की। शियाओ यान ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया, याद दिलाते हुए कि वह 12 साल की उम्र में ही लड़ाका बन गया था। भले ही उसने 3 साल बर्बाद किए हों, शियाओ निंग अब भी उसके बराबर नहीं आ पाता। अगर तुझमें दम है तो हम दोनों अभी मैदान में उतरते हैं। शियाओ निंग का गुस्सा बढ़ता ही गया, पर वह परिवार के सारे बुजुर्गों का सम्मान करती थी, इसलिए वह सिर्फ मुंह मोड़ सकी। उसे इतना शांत देखकर सियाओ यान ने अपने होंठ चाटे। सियाओ निंग की लंबी टांगों ने उस ठंडी महिला को झटके से हटा दिया। सियाओ यान अभी अभी तक गुस्से से भरा था। अगले पल उसने बिना किसी भेदभाव के अपनी नजरें घुमाई, मानो कुछ देखा ही न हो। इसी मोड़ पर उसने तुम्हें और चिंग्यान जिंग को यांग फेई के पीछे ही गलियारे से नीलामी हॉल में प्रवेश करते देखा। मेंग शियोंग शियाओ झान ने अपने बेटे की आवाज सुनी और उसे अपनी नजरों से देखा। उसने पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। सियाओ यान ने दोपहर में तुम्हारा परिचय दिया था। सियाओ झान ने सिर हिलाया, सोचा कि एक और दोस्त मतलब एक और संबंध। सौभाग्य से वह पूरे सियाओ परिवार को वीप गलियारे से ले गया। जल्द ही सियाओ यान जुनेर को लेकर तुम्हारे पास आया। तुम अभी अभी चिंग्यान जिंग के साथ बैठे थे और तुमने सियाओ यान को अपना नाम पुकारते सुना। तुमने ऊपर देखा और 2 लोगों को साथ हाथ उठाते देखा, पूछते हुए कि क्या वे भी नीलामी में आए हैं। सियाओ यान ने सियाओ परिवार की सीट की ओर इशारा किया, कहते हुए कि वह बस अपने बुजुर्गों के साथ गर्माहट लेने आया है। फिर उसने चिंग्यान जिंग को उत्सुकता से देखा। तुमने चिंग्यान जिंग को अपनी बड़ी भाभी के रूप में परिचित कराया और सियाओ यान व सियाओ जुन एर से मिलवाया। दोनों संक्षेप में मिले। सियाओ झान भी चलकर आया। उसकी नजरें तुम पर और चिंग्यान जिंग पर कुछ देर टिकी रहीं। उसे झटका लगा। यह स्वभाव कोई साधारण व्यक्ति नहीं रख सकता। तुम्हारा जरूर कोई लंबा इतिहास होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम शियाओ यान के नए दोस्त हो। अगर भविष्य में वुतान शहर में उससे मिलो तो बस उसे ढूंढ लेना। जब तक शियाओ परिवार मदद कर सकता है, मैं जरूर मना नहीं करूंगा। तुमने विनम्रता का दिखावा नहीं किया। तुमने बस अंकल सियाओ कहकर यह एहसान स्वीकार कर लिया। सियाओ झान की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ बातों के बाद वह सियाओ यान और बाकी लोगों को लेकर अपनी सीट पर वापस चला गया। जैसे ही वे थोड़ी देर के लिए गए, तुमने अचानक एक असह नजर महसूस की। तुम्हें देखते हुए पीले चेहरे वाला सियाओ के आकार का एक युवक चिंग्यान जिंग को घूर रहा था। उसकी नजरें अपनी आंखें छिपा नहीं रही थी। तुम्हारे चेहरे की नरमी जल्दी गायब हो गई। तुम्हारी आंखों की तह में हल्की ठंडक थी। यह व्यक्ति जियाली परिवार का युवा स्वामी होना चाहिए। जियालियाओ। चिंग्यान जिंग ने भी घूंघट के नीचे साफ भाव देखा। ली यादी की आवाज ने उसे अभी कुछ न करने को कहा। नीलामी शुरू होने वाली है। इसके खत्म होने पर चिंग्यान जिंग ने भौहें सिकोड़ी। दूसरी ओर सियाओ यान ने भी जियालियाओ का व्यवहार देखा। उसे तुरंत हल्की सी खुशी की मुस्कान आई। किसी को डर है कि वह मुसीबत में पड़ने वाला है। जुनेर ने मुड़कर पूछा कि यह कौन है। सियाओ यान ने जियालियाओ की दिशा में इशारा किया। जुनेर ने देखा कि वो व्यक्ति लगातार चिंग्यान जिंग को घूर रहा था। वह एक पल समझ गई पर थोड़ी चिंतित थी। जियालियाओ आखिरकार जियाली परिवार का युवा स्वामी है। उसकी ताकत हाल ही में बहुत बड़ी है। अगर वह सच में हमला करना चाहे तो क्या तुम शांति से जा पाओगे। सियाओ यान को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जियालियाओ ने पहले ही 1 साल की साधना की है। जियालियाओ की ताकत बढ़ना सामान्य बात है, पर तुम्हारा और चिंग्यान जिंग का स्वभाव पहले ही असाधारण मूल दिखा चुका है। सियाओ यान हैरान रह गया। उसने बस इतना कहा कि यह वजह का एक हिस्सा है। एक और हिस्सा था जो तय नहीं किया जा सकता था। जुनेर ने आगे नहीं पूछा। नीलामी जल्द शुरू होने वाली थी। याफे नीलामी मंच पर चढ़ी। हॉल में ज्यादातर पुरुषों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसे पहले से पता था कि उसका रूप और स्वभाव पुरुषों को कितना आकर्षित करता है। उसके लाल होंठ हल्के से उठे और उसकी नजरें सामने की कतार के मेहमानों की ओर गईं। वह दर्शकों के ध्यान पर इस स्तर के नियंत्रण का आनंद ले रही थी। पर जब नजरें तुम पर पड़ी, याफे साफ तौर पर चौंक गई। तुम्हारा चेहरा फीका है। तुम्हारी आंखों में दूसरे पुरुषों जैसी इच्छा नहीं है। उसे देखना ऐसा है जैसे किसी साधारण नीलामीकर्ता को देखना। याफे का रूप नहीं बदला, पर उसके दिल में पहली बार उलझन थी। क्या उसका आकर्षण कम हो गया है। उसने बिना झिझक दूसरे पुरुषों को देखा। ज्यादातर लोग अब भी उसे भूखे भेड़िए की तरह शिकार देखने जैसे घूर रहे थे। यह साबित करता है कि सब सामान्य है, क्योंकि वह खुद नहीं बदली। समस्या साफ तौर पर तुम्हारे साथ है। याफई ने उस जिज्ञासा को दिल में वापस रख लिया, हल्के से ताली बजाई और घोषणा की कि वह सामान्य शुरुआत में नहीं जाएगी। उसने सीधे से प्रतीक्षित वस्तु निकाली। रोशनी अंधेरे बोर्ड के पीछे गई। एक सफेद जेड की बोतल नीलामी मंच पर रखी गई। झूझी लिंगे। पूरे हॉल की नजरें तुरंत याफई से जेड की बोतल पर चली गई। अभी अभी से भी ज्यादा उत्साहित। सारे परिवार अपनी मुट्ठियां रगड़ने लगे, दवा को थैले में डालने के लिए तैयार। मूल रूप से झूझी लिंगे को आज का यजो पार्टी मुख्य आकर्षण होना चाहिए था, पर तुमने जो सुआनजी उन्नत फाइट तकनीक भेजी थी, उसकी वजह से वह पहले ही सामने आ गया। याफई ने योजना के अनुसार सियाओ यान को असर बढ़ाने के लिए बाहर खींचा। हालांकि सियाओ यान के पास कोई विकल्प नहीं था, वह सिर्फ सहयोग कर सका। झूझी लिंगे उसकी अपनी पार्टी है, अपने ही उत्पाद का विज्ञापन कर रहा है। यह पैसे की बर्बादी नहीं है। क्लोजअप शॉट जल्द ही चरम पर पहुंच गया। शियाओ झान ने जानबूझकर जेड सिक्के से कीमत बढ़ाई। आखिरकार उसने दूसरे पक्ष को 1 लाख सोने के सिक्के खर्च करने पर मजबूर कर दिया। जेड सिक्के ने अपनी दाढ़ी उड़ा दी। उसकी आंखें लगभग सूज गईं। वह मौके पर ही सियाओ झान को 8 टांगों वाले ड्रैगन द्वंद्व में घसीटना चाहता था। झुजी लिंगे का सौदा होने के बाद ज्यादातर मेहमानों को लगा कि नीलामी खत्म हो गई। वे जाने के लिए तैयार थे। याफई ने फिर से अपनी मुस्कान दिखाई।
चिंता मत करो सब लोग, असली खास चीज अभी सामने आई है। पूरा दृश्य एक पल में बदल गया। झूजी लिंगे आखिरी खास वस्तु नहीं थी। जेड सिक्के ने पहले धमाका किया था। उसने एक सांस में 1 लाख सोने के सिक्के उड़ा दिए। उसे लगा कि उसने आज सबसे कीमती चीज जीत ली है, पर असली खजाना तो अभी आया ही नहीं था। पर उसके हाथ की पूंजी पहले ही खर्च हो चुकी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, वह हाँफ रहा था। वह मुड़ा और सियाओ झान को देखा। सियाओ झान को उम्मीद नहीं थी कि इससे भी बड़ी पार्टी होगी। तुम फाइटिंग स्पिरिट की वजह से जेड सिक्के के बारे में सोच सकते हो। उसने खुद को आखिरी दौर से बाहर निकाल दिया। वह अब भी हंसी नहीं रोक पाया। वह मौके पर ही जोर से हंस पड़ा। जेड सिक्का एक सांस के लिए। आखिरकार उसने खुद को धोखा दिया। यह बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। याफी ने नीलामी का हथौड़ा गिराया। उसने हॉल की हलचल को दबा दिया। नौकरानी चांदी की थाली लेकर ऊंचे मंच पर आई। यह वही फाइटिंग स्क्रॉल था जो तुमने और चिंग्यानजिंग ने मिलकर बनाया था। याफई ने धीरे धीरे स्क्रॉल खोला। आवाज पूरे स्थान में साफ गूंजी। आज का आखिरी खास सौदा। अग्निगुण स्वानजी उच्च स्तरीय फाइटिंग स्किल स्वान यानजांग। शुरुआती कीमत 1,20,000 सोने के सिक्के। एक छोटे मृत मौसम के बाद पूरा नीलामी हॉल पूरी तरह से टूट पड़ा। भूतान शहर के 3 प्रमुख परिवारों के लिए स्वानजी उच्च स्तरीय फाइटिंग स्किल एक आधार के रूप में इस्तेमाल होने के लिए काफी है। यह तो कहना ही नहीं कि स्वान यानजांग अब भी एक शक्तिशाली अग्निगुण फाइटिंग स्किल है। अगर सफलतापूर्वक जीत ली जाए तो परिवार की युवा पीढ़ी की लड़ाई शक्ति बढ़ जाएगी। यीशु आंग सुआंग की आंखें स्क्रॉल पर टिकी थी। यहाँ तक कि याफई ने भी फिलहाल के लिए अपना आकर्षण खो दिया था। जियालीबी के चेहरे पर गुस्सा पूरी तरह असहनीय था। वह अभी अभी शियाओ झान के 1 लाख सोने के सिक्कों से आहत हुआ था। अब अगर वह लड़ना भी चाहे तो उसने अपनी ज्यादातर ताकत खो दी थी। खाते का मूल लाल चेहरा सफेद हो गया। फिर वह फिर से लोहे जैसा सख्त हो गया। शियाओ झान अग्निगुण फाइटिंग स्किल को देखता रहा। उसकी आंखें और चमकीली होती गई। हंसी अब दबाई नहीं जा सकती थी। लगता है आज की फाइटिंग स्किल मेरे शियाओ परिवार ने जब्त कर ली है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए।